पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी आ चुके हैं और सब लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर आसानी से आराम से बैठे। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। साथी सुखलाल कुशवाहा अमर रहे, साथी सुखलाल कुशवाहा अमर रहे, सुखलाल कुशवाहा जी अमर रहे, सुखलाल कुशवाहा जी अमर रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का आगमन नेताओं के साथ मंच सभा स्थल पर हो चुका है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं उनसे कि कृपया आज के रैली की विधिवत शुरुआत करने के लिए हमारे साथी और क्रांतिकारी नेता रहे आदरणीय स्वर्गीय सुखलाल जी कुशवाहा जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की, आज की रैली की शुरुआत और आपके जननायक जय कमलनाथ हमारे सुखलाल कुशवाहा अमर रहे, सुखलाल कुशवाहा अमर रहे, पटेल जी, सुखलाल कुशवाहा अमर रहे, सरदार जी, सरवर सिंह मोदी जी, हमारे प्रियदर्शन गौर जी, दिलीप मिश्रा, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे मकसूद अहमद जी, हमारे विधायक कल्पना वर्मा जी, कमलेश्वर पटेल जी, सुरेश राजे जी, बैजनाथ पुष्पा जी, हमारे महापौर रीवा के महापौर बाबा मिश्रा जी, विभा पटेल जी, हमारे जो शुरू में बोल रहे थे BL निदा जी, सभी यहाँ उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, हमारे मंडल और सेक्टर के अध्यक्षगण, आदरणीय बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, सतना शहर आकर मुझे आज बहुत खुशी हुई कि सतना विंध्य का द्वार माना जाता है। सतना का एक बहुत गहरा संबंध हमारे रामायण से है। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, हमने रामगमन पथ की शुरुआत के लिए पैसा अलॉट किया था और यहाँ आके मुझे दुख होता है जब मैं सुनता हूँ कि ये कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। आज हम सुखलाल कुशवाहा जी को याद करते हैं। सुखलाल कुशवाहा जी मेरे साथ संसद में रहे। सुखलाल कुशवाहा जी केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, समाज सेवक थे। उन्होंने नई जागरूकता, एक नई चेतना हमारे पिछड़े वर्ग में उजागर करी। तो आज हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं सुखलाल जी की जयंती पर। सत्ता हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार होए। हम यहाँ से तो दक्षिण जाते हैं, हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। ये हमारे देश की विभिन्नता है, ये हमारे देश की अनेकता है और हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। एक झंडे के नीचे खड़ा है कि हमारे देश की संस्कृति, जो कांग्रेस की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है। हजारों साल का इतिहास से हमें बताता है कि हमारे देश की संस्कृति क्या रही। पूरा विश्व ताज्जुब से देखता है भारत की ओर। वो बम्बई जाता है, भाषा अलग, खाना अलग। वो सपना आता है, भाषा अलग, खाना अलग। ये पूरा विश्व जब भारत की ओर देखता है,
बड़े ताज्जुब से देखता है, पर बड़े आदर से देखता है। और आज हमारी संस्कृति के रक्षक आप हैं। हमारी नई पीढ़ी, हमारे नौजवान हमारे संस्कृति के रक्षक हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया जो विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये चुनौती थी कि ऐसे विभिन्न देश में, ऐसा देश जिसमें इतनी अनेकता है, कैसा संविधान बनाए। पर उन्होंने अपने देश को संविधान दिया। हमारे सरदार पटेल ने, उन्होंने हमारे संविधान की शुरुआत करी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम जी, ये सब हमारे महान नेताओं ने उस संविधान का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाया। पर आज हमारे देश की संस्कृति खतरे में है। आज हमारे देश की संस्कृति बड़े खतरे में है। आपको तय करना पड़ेगा कि क्या हम ये मोदी के रास्ते पर चलना चाहते हैं या हम अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। आज हम सुन रहे हैं कि भाषा का विवाद चल रहा है तमिलनाडु में। 35 साल बाद खालिस्तान के नारे लगने लग गए पंजाब में। हमारा देश कहां घसीटा जा रहा है। कैसे समाज को बांटो, कैसे धर्म के आधार पर नफरत फैलाओ, ये आज तस्वीर देश के सामने है। और राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, जिसका अभी सुनील सरदार जी ने जिक्र किया, मुझे खुशी है कि सुनील सरदार जी का इतना अनुभव है। मैं तो उन्हें ज्ञानी मानता हूं। वो भी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे और जब उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा का राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का इस देश को बचाने का लक्ष्य है। ये सुनील केदार जी ने कहा। मैं सुनील सरदार जी की एक और बात से सहमत हूं। जब ये जनगणना की बात करते हैं, हमने आज़ादी तो प्राप्त कर ली, पर जब तक हमारे देश में सही जनगणना न हो, हमारे पिछड़े वर्ग की पूरी पहचान ना हो, तब तक इस संविधान का और अपने देश का क्या मतलब है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगी, हम संविधान में संशोधन लाएंगे। हम संविधान में संशोधन लाएंगे कि हमारे ओबीसी, हमारा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। जब मैं मुख्यमंत्री था, कौन सा पाप मैंने किया था कि 27% आरक्षण देने में? कौन सा पाप? पर भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब थी। उन्होंने कोर्ट कचहरी में यह मामला घसीट दिया। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। आज 18 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और 15 साल पहले जब 2020 में दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना। हमने परिचय दिया अपने नियत और नीति का। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा 2020 दिसंबर में, जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां अत्याचार में महिला का, हमारे कमजोर वर्ग के अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी, पर हमने एक शुरुआत करी 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीनों में हमने शुरुआत करी, किसानों के कर्ज की बात शुरू करी और हमने सतना जिले में 46,640 किसानों का कर्जा माफ किया पहली किस्त में। ये कर्जा हमने माफ किया कि हम अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाना चाहते थे। पहले किस्त में हमने ये कर्जा माफ किया लगभग 200 करोड़ रुपए का केवल सतना जिले में। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। कौन सा बात मैंने किया, कौन सा गुनाह मैंने किया?
अगर 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती करी? अगर 27% आरक्षण दिया, कौन सा पाप मैंने किया? अगर हमने पेंशन बढ़ाई, कौन सा गुनाह मैंने किया? गौशाला का निर्माण जो इतिहास में नहीं होता था, चल रहा है। हमारे सतना जिले में ही 60-70 गौशाला का निर्माण 1 साल में हो गया। हमने टारगेट बनाया था कि 1000 गौशाला हम बनाएंगे। हम हर साल 1000 गौशाला बनाएंगे। ये हमने शुरुआत करी। कौन सा पाप मैंने किया? सौदा किया, हमारी सरकार में रही, मैं भी सौदा कर सकता था। मैं मुख्यमंत्री था, पर मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करना चाहता। सौदे से मध्य प्रदेश की पहचान नहीं होगी। आज इतनी बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों की। आज के नौजवान की अपनी सोच है, आज के नौजवान का अपना नजरिया है। राजमणि पटेल जी, आपकी दुनिया कुछ और है, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान ये एक तरफ है, आज का नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, जो सत्ता का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश में? ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की है। सत्ता में हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास सब संसाधन है, अनेक संसाधन है। कारखाने लगे यहाँ 30, 35, 40 साल पहले कारखाने लगे। पिछले 10 साल में क्या हुआ? पिछले 15 साल में क्या हुआ? ये तो एक शुरुआत थी। भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं था उस समय, केंद्र में कांग्रेस का शासन था। मैं उद्योग मंत्री था और औद्योगिकरण शुरू हुआ। तो आज जब तक निवेश ना आए, जब तक निवेश ना आए, कोई रोजगार नहीं बनेगा। जब तक औद्योगिकरण ना होए, जब तक आर्थिक गतिविधि ना होए, ये नौजवानों का भविष्य, हमारी माताओं और बहनों ने इन्हें प्यार से पाला पोसा है। वो कहां? आज इनकी तड़फ हमें पहचाननी है, इनकी बेचैनी पहचाननी है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है और रोजगार का मौका चाहता है। पर ये तभी आएगा जब निवेश आएगा। निवेश तब आएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको दक्षिण में अपना सामान बेचना है, मैं उत्तर भारत में अपना उद्योग लगाता हूं, वो यहां नहीं आएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से है। मैंने शुरू किया था कि ये मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए। मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए ताकि यहां निवेश आए। निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, निवेश को तो आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है, और निवेश तो तब आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो, प्रदेश की एक पहचान बने। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया ताकि मध्य प्रदेश की पहचान बने, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये हमारा प्रयास था। और शिवराज सिंह जी से तो मैं पूछता हूँ, 18 साल में और पिछले 3 साल में आपने दिया क्या? शिवराज जी, 20,000 घोषणाएं, 20,000 घोषणाएं, कितनी घोषणाएं सत्ता में, स्मार्ट सिटी के नाम में कितने करोड़ रुपए का घोटाला। ये स्मार्ट सिटी की बात नहीं है, स्मार्ट घोटाला की बात है। और शिवराज सिंह खुद कहते हैं, मैंने खुद सुना हुआ है कि मैं तो घोषणा का मशीन हूं, मैं घोषणा का मशीन हूं। उन्होंने खुद कहा हुआ है ये बात, ये घोषणा के मशीन तो है पर साथ साथ झूठ की भी मशीन है। ये अगर अपना दिन भर में झूठ ना बोले, इनका खाना हजम नहीं आता। दिन भर में अगर कमलनाथ की आलोचना ना करे, इनका खाना हजम नहीं होता। मैं तो पूछता हूँ शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या? आपने बेरोजगारी दी, आपने महंगाई दी, आपने अत्याचार किया और आपने
घर घर में शराब भी, ये शिवराज सिंह जी आपने किया है। और मोदी जी का क्या कहना, मोदी जी का क्या कहना, कितनी लंबी चौड़ी बात करते थे मोदी जी 2013 में, कितनी लंबी चौड़ी बात, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कहते थे ना मोदी जी, 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को 50% नफा होगा, मोदी जी कहते थे 2013-14 में। 2019 में किसान का नाम नहीं लिया, नौजवान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान की बात करने लग गए, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने लग गए, राष्ट्रवाद की बात करने लग गए। और क्या हम भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ेंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं कि आपका एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम आप बता दीजिए जो आपके साथ रहा हो। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी इनके साथ नहीं था। और ये बात करेंगे राष्ट्रवाद की, ध्यान मोड़ने में, कैसे ध्यान मोड़ा जाए। फिर से चुनाव आएंगे, कलाकारी करेंगे, कलाकारी करेंगे, शिवराज सिंह जी मुंह चलाएंगे। और शिवराज जी मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। और ये आप ध्यान मोड़ेंगे, रोज घोषणाएं करेंगे, नई योजना लाएंगे, लोग सोचेंगे बड़ा शानदार काम हो रहा है, पर ये गुमराह की राजनीति है, ये कलाकारी की राजनीति है। मैं तो शिवराज सिंह जी से हमेशा कहता हूं, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बंबई जाइए, आप वहां एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। कलाकारी जनता के सामने क्या कर रहे हैं, ये शिवराज सिंह जी हैं। तो मैं आपको अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, ये प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, हर वर्ग परेशान है, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बना ली है, भ्रष्टाचार केवल है नहीं, इसकी व्यवस्था बना ली है, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक इसकी व्यवस्था बनी हुई है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा। और सच्चाई का साथ देते हुए हम मिलकर सत्ता का, विंद का और मध्य प्रदेश का विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। ये मेरा आप सबसे वचन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे नेता ने जो संदेश पूरे प्रदेश के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए दिया है, ये मील का पत्थर है। अब मैं अनुरोध करूंगा, देता हूं अपने लाडले विधायक भाई सिद्धार्थ कुशवाहा को। आप ये ताली की गुड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। आइए हमारे विधायक भाई सिद्धार्थ कुशवाहा, डब्बू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद मसूद जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय बापू भुजबल जी, सुनील सरदार जी, सरवर सिंह लोधी जी, वीरेंद्र हरसाना जी, सचिन भाई, हमारे सुरेश राजी जी, वैद्यनाथ जी, संजय सिंह जी, निराला जी, अभी अभी हम लोगों के बीच से हम लोग को अपना आशीर्वाद, अपना संरक्षण देके यहाँ से निकले हैं। श्री कमलनाथ जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पास समय कम था और भी जरूरी बैठक थी, लेकिन उन्होंने सांसद जी की जयंती के लिए हमार वाला न लिया, मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन स्वीकारा। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं 1 बजे निकल जाऊंगा, मुझे जल्दी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने समय दिया और काफ़ी समय दिया इस ठंड के मौसम में। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही मंच पर आए हमारे सभी सम्मानित नेतागण, विधायकगण, सभी हमारे ओबीसी महासभा के साथी, सभी मोर्चे, यूथ कांग्रेस, NSCI, महिला कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस,
सेवा दल, सभी मोर्चा संगठन के हमारे अध्यक्षगण, उन सब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही सांसद जी के साथ में संघर्ष करने वाले, सांसद जी के साथ सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले सभी सम्मानित साथी, सभी सम्मानित बुजुर्ग, अलग अलग जिलों से, चाहे सिगरौली के साथी हो, सीधी के हो, शहडोल उमरिया के हो, कटनी जबलपुर के हो, पन्ना छतरपुर के हो, या रीवा इलाहाबाद, यहाँ तक कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, तमाम से जो लोग यहाँ पधारे हैं, जिले जिले, गांव गांव, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। हमारे नेता ने, हमारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, चाहे वो हमारे सामाजिक संगठन के लोग हों, चाहे वो हमारे दलित संगठन के लोग हों, वैचारिक लोग हों, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। हमारे 17 जिले के हर विधानसभा, हर गांव, हर कस्बे से आए हुए सभी साथियों का मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद। और ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी तैयारी की, अपने संसाधन से, अपनी व्यवस्थाओं से यहाँ तक चलकर आए, लोगों को अपने साथ लेकर आए। ये मेरे लिए और सांसद जी के लिए जो उनका प्यार है, मैं तो कोशिश करता हूँ लोगों को कि वो सारे लोग आपस में जुड़े रहे, मिलते रहे, आते जाते रहे, क्योंकि सांसद जी के समय से जो 20-30 साल का जो संघर्ष रहा है वो खराब नहीं होना चाहिए। हर साल हम लोग मंच इसीलिए लगाते हैं, कोई चुनाव का मकसद नहीं, कोई वोट का मकसद नहीं। जो सामाजिक चुनौतियां, जो सामाजिक जिम्मेदारियां, उन सब का निराकरण करना, उन सब के लिए तैयार रहना, ये हमारा काम है। उसके लिए मंच लगाना हमारा काम। सांसद जी ने जो संघर्ष किया है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर उनके साथ काम करने वाले लोग बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, और उनकी विचारधारा को मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर और मजबूती प्रदान करें। सतना तो ठीक है, पूरे प्रदेश में जो उनके चाहने वाले लोग, जो उनकी विचारधारा, पूरे प्रदेश में आज भी लोग अपने आप को कई बार कमजोर महसूस करते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे तमाम लोग साथी, हम लोग तमाम बातें होती रहती हैं कि अब क्या करें, कैसा करें, और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ जो स्थितियां अभी बन रही है, बिगड़ रही है, उन सब का कारण इस सामाजिक व्यवस्था को जाता है। ये जो ऊंच नीच है, आज भी लोगों के मनों में भेदभाव, आज भी लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे, आज भी साथ में चलने में तकलीफ होती, साथ में बैठने में तकलीफ होती, मदद लेने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब मदद देने की बारी आती है तो लोगों को तकलीफ होती है, जब सहयोग करने की बारी आती है तो तकलीफ होती है। मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया। खूब कोशिश की हमने कि जो पुराने जो गिले शिकवे हैं उन्हें हम दूर करें, जो पुराने मनमुटाव है उन्हें खत्म करें। लेकिन ये चुनाव ऐसी चीज है कि घर में भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी कर देती है। तो हम लोगों को चुनाव से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। चुनाव होते रहेंगे, हर 5 साल में होंगे, हर बार कोई न कोई नियुक्त होगा, निर्वाचित होगा, लेकिन हमारा मिशन, हमारा मकसद विचारधारा है। हमने बहुत सोच समझ के ये मंच लगाया, बहुत सोच समझ के हम झंडा लगाते,
बहुत सोच समझ के हम लोगों को बुलाते हैं। बहुत से हमारे साथी नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बात समझ में नहीं आती, उस गंभीरता से वो सोच नहीं पाते कि हम जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, अनुज भैया हमारा मकसद क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये समझने की बात कि अगर हम संगठित नहीं हुए, अगर हम ताकतवर नहीं हुए तो हमारे साथ रिश्ता कौन बढ़ा? क्या हम वही पुराना समय वापस चाहते हैं? सांसद जी ने, उनके साथियों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के कारण हम लोग इस गंदगी से, कीचड़ से, अभाव से निकल के यहाँ तक का सफर तय किया। अगर हम वापस नहीं जाना चाहते हैं तो हम राजनीति से पीछे हैं, लेकिन अगर हमें आगे जाना है तो इस प्रजातंत्र का हिस्सा बनना पड़ेगा, चाहे वो एससी के लोग हो, एसटी के लोग हो, ओबीसी के लोग हो या कोई भी वर्ग का आदमी हो, यहाँ तक कि आज के दिन जो गरीब है, चाहे वो सवर्ण हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, उससे भी कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता। वो तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो दिल्ली का आदमी हो या बम्बई का आदमी हो, भोपाल का हो, IAS हो, IPS हो, वो आपके घर गांव पर जाता। अगर ये प्रजातंत्र ना हो तो आपके बीच में कोई दिखेगा नहीं। तो धन्य है वो कांग्रेस जिसने हमें आजादी दिलाई, धन्य है वो कांग्रेस जिसने हमें ये संविधान दिया। कांग्रेस की विचारधारा अगर मजबूत नहीं होती तो क्या अम्बेडकर जी वो काम कर पाते जो लोग? ये सारी चीज सोचने और समझने का विषय। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को भी नहीं मानते, अम्बेडकर जी को भी नहीं मानते, इस देश को भी नहीं मानते। वो तो सिर्फ अपने परिवार, अपने पेट के भरण पोषण के लिए देश का भी सौदा करने के लिए तैयार। आज ये उत्साह देखकर आप लोगों का सानिध्य जब मिलता है तो हम लोगों का भी सीना चौड़ा होता है, हिम्मत मजबूत। हम भी लड़ने के लिए और तैयार होते कि हाँ, अब हमें समझौता नहीं करना, अब हमें झुकना नहीं, अब हमें ये जो मंच है इसकी एक गरिमा है, एक मर्यादा, उसको बरकरार रखें। मैं आपके जोश को, आपके उत्साह को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन इसकी अपनी मर्यादा बचा कर रखिए, क्योंकि ये एक दिन के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए। अगर आप जितने बड़े मंच लगाओगे इस देश में उतनी ताकत आपकी होगी। आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी घर से निकलने की, आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। आप जब चाहोगे, जहां चाहोगे, जैसे चाहोगे, स्थिति आपके पक्ष में होगी। बहुत लोगों ने डराने की कोशिश की, बहुत लोगों ने धमकाने की कोशिश की, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, तैयारी करने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है कि हम अपने आप में तैयार रहे, अपने आप में समझे। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करो। वो रिश्ते मत ढो जिन रिश्तों को ढोते ढोते आपकी कमर टूट जाए, गर्दन झुक जाए, पीढ़ियां दफन हो जाए। ऐसे रिश्तों को निभाने की जरूरत नहीं। सामाजिक परंपरा रही होगी जब कि धर्म के नाम पे, सामाजिक व्यवस्था के नाम पे हमारे पूर्वज कभी बराबरी नहीं करते, वो ईश्वर की मर्जी मान के जमीन पे बैठना पसंद करते, ईश्वर की मर्जी मान के सारे समझौते कर लेते। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं चाहता। ईश्वर ने तो सबको बराबर दिया, सबके लिए सब कुछ बराबर, उसके बाद भी वो भेदभाव। तकलीफ होती है। हमने पूरी स्थिति देखी, घर गांव से लेकर दिल्ली तक का सफर तय किया। छोटी छोटी सोसाइटियों से लेकर बड़ी बड़ी सोसाइटियों तक जाने का मौका मिला, सदन में भी जाने का हम लोगों के आशीर्वाद से मौका मिला, चाहे वो जिला पंचायत रहा हो और चाहे विधानसभा रहा। पिताजी के आशीर्वाद से दिल्ली घूमने का मौका मिला है, दिल्ली के लोगों के बीच में जाने का मौका मिला है। एक चीज स्पष्ट कि हमें जो करना है खुद करना है, हमारे लिए कोई करने वाला नहीं है।
तो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत की है, जो पहचान बनाई है, उसे बरकरार रखने की जरूरत है। उसके लिए हम सब लोगों को संगठित रहने की जरूरत है। आज यहाँ पे जब गांव-गांव के लोग आए, अमूमन ऐसा नहीं होता, अमूमन ऐसा नहीं होता। जितने लोग मंच पे बैठे हैं वो समझ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ भी समझ रहे हैं कि चीफ गेस्ट के जाने के बाद कई बार हमारा मैदान खाली होता, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चीफ गेस्ट अपनी बात कहकर चले गए, फिर भी आप लोग यहाँ पर हैं। ये आप लोगों के भाव है, ये आप लोगों की श्रद्धा है, ये आप लोगों का प्रेम है, अपनापन है। उस प्रेम को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। कहाँ छुपा के रखूं, कैसे बचा के रखूं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं बार बार आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और अपने तमाम साथियों का, उसके लिए मैं उन सब साथियों को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ अपने प्रशासन का, जिन्होंने हमारी मदद की, सहयोग किया, ये व्यवस्था की। उन सब का मैं बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सबका धन्यवाद करूँगा। आप सबका जीवन अच्छा हो, हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से आप सबको ये नया वर्ष मंगलमय हो। आप उन्नति करें, सक्षम, आपका परिवार सक्षम हो और ऊंचाइयों पर जाए, ऐसी कामना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। महापुरुषों स्वर्गीय पिताजी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय।